अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामाईन। उर्दू कहानी चैनल में खुशामदीद। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो उर्दू कहानी को सब्सक्राइब करें। सामाईन, आज की कहानी का उन्वान है मुर्दे का इंतकाम। ये 15 साल पुराना किस्सा है। उन दिनों जमील और बासित मेडिकल के तालिब इल्म थे। एक मर्तबा क्लास में वह इंसानी ढांचे के मुतालिक पढ़ रहे थे कि टीचर की आवाज आई, डियर स्टूडेंट्स, कल से 2 छुट्टियां हो रही हैं इस्लामी त्योहार के सिलसिले में। इन छुट्टियों के बाद मैंने आपसे पूरे इंसानी ढांचे का टेस्ट लेना है। घर आकर जमील और बासित को पूरा यकीन था कि वो इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक उनके जहन में इंसानी ढांचे की खोपड़ी की हड्डियों के नाम और साख्त वाज़ेह नहीं हो रहे थे। वह दोनों किताब खोले इंसानी ढांचे पर लिखा मजमून पढ़ रहे थे कि अचानक जमील बोला, अगर हम कहीं से एक इंसानी खोपड़ी ले आए तो हमारा काम बन सकता है। हम खोपड़ी को सामने रखकर अच्छी तरह से खोपड़ी की साख्त के नाम याद कर सकते हैं। अरे भाई, ये जो हम अपने मोबाइल पर नेट से खोपड़ी की फोटो और मालूमात निकाल कर सामने रखे हैं, इससे बात नहीं बन सकती, बासित ने कहा। मुस्तकबिल के डॉक्टर बासित साहब, हाथ में पकड़ी चीज की बात ही कुछ और है। माना कि नेट पर सब कुछ मौजूद है, मगर ये सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हद तक है। तुम मेरी बात पर गौर करो, तुमको समझ आ जाएगी। जबकि हम खोपड़ी को अपने हाथ में पकड़कर उसमें मौजूद हड्डियों की साख पर गौर करेंगे तो हम कितनी आसानी से अपना टेस्ट याद कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम दोनों को अच्छे नंबर लेना लाजमी है, वरना 9 माह कबल जो टेस्ट हुआ था उसमें भी हमारे नंबर कम आए थे और हमारे टीचर अयाज साहब हम पे बहुत नाराज हुए थे। जमील की तकरीर सुनने के बाद बासित भी इस बात पर मान गया कि अगर किसी जगह से खोपड़ी मिल जाए तो उनको वाकई बहुत आसानी हो जाएगी। चंद मिनट के बाद बासित ने अपना मोबाइल पकड़ा और उसका इंटरनेट बंद करते हुए बोला, तो डॉक्टर जमील साहब, ये खोपड़ी वगैरह बाजार में तो मिलती नहीं। मेरे स्वीट दोस्त, ये आएगी कहाँ से? भाई, इस बात का तो यही हल है कि शहर से बाहर जो कब्रिस्तान है उसके गौरकन से राब्ता किया जाए। वो थोड़ा बहुत मेरा वाकिफ है। मैं कल शाम को मिलूंगा। बल्कि तुम भी ऐसा ही करना कि शाम को आ जाना, हम इकट्ठे ही चलेंगे, जमील बोला। अगले रोज शाम को बासित और जमील अपनी बाइक पर शहर से बाहर के कब्रिस्तान में जा पहुंचे, जहां का गौरकन जमील का वाकिफ था। गोरकन का मकान कब्रिस्तान के साथ ही था। जब जमील के दस्तक देने पर उसने दरवाजा खोला तो जमील को देखकर वो पहचान गया और बोला, खैर तो है जमील बाबू, आज कैसे आना हुआ? कोई फौतगी तो नहीं हो गई? जमील ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं कमरदीन, हमारे यहाँ कोई फौतगी नहीं हुई और सब खैरियत है। बस तुमसे कुछ काम पड़ गया था। क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? अरे नहीं नहीं बाबू, आप अंदर आ जाएं। वैसे भी आज मैं अकेला हूँ। मेरी बीवी बच्चों के साथ अपने वालिदैन के घर गई है। गोरकन ये कहता हुआ उन दोनों को अपनी सादा सी बैठक में ले आया। यहाँ वहां की बातें करने के बाद जमील अपने मतलब की बात पर आ गया। पहले उसने बासित का तारुफ करवाया, फिर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बताया और फिर असल बात पर आ गया। जब उसने गौरकन से कहा कि हमें एक इंसानी खोपड़ी चाहिए, तो गौरकन चौंक उठा और उन दोनों की जानिब देखने लगा। उसी वक्त जमील ने 500 रुपए का नोट जबरदस्ती उसकी जेब में डाल दिया। गोरकन ने पहले तो खोपड़ी निकाल कर देने से मुआवजत कर ली, मगर जब जमील ने उसको यकीन दिलवा दिया कि वह खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए नहीं लेकर जा रहे, वो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और उनको वाकई तालीमी सरगर्मी में इस्तेमाल करने के लिए खोपड़ी चाहिए, तो गोरकन ने यह कहते हुए खोपड़ी निकाल कर देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ठीक है साहब, मगर इसमें मजीद कुछ कीमत देनी होगी। जमील ने मजीद 500 रुपए उसको दिए तो उसने रात को 10 बजे आने का कहा। वो वापस चले गए। घर आकर बासित ने जमील से कहा, जमील, मैं तो पहली मर्तबा इतनी रात गए कब्रिस्तान में जाऊंगा, कहीं मुझे कोई रूह ही ना चमट जाए। अबे गामड़, तो मैं क्या रोज जाता हूँ कब्रिस्तान में? क्या मैं कफन चोर हूँ?
तुम घबराओ नहीं, गौरकन हमारे साथ ही होगा। जमील हंसता हुआ बोला। रात 9 बजे के करीब जमील ने घर वालों से बहाना किया और 2 घंटों की इजाजत मांगी कि उनका एक दोस्त बाइक से गिरकर जख्मी हो गया है और वो उसको लेकर अस्पताल जा रहे हैं। साथ बासित भी होगा। अगरचे अब्बा जान ने उसको इजाजत दे दी, मगर उनकी आंखों में शक के साए वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। खैर, वो घर से निकला तो हल्के बादलों में बिजली रह रहकर चमक रही थी। बासित को साथ लेकर जब वो शहर से बाहर बड़े कब्रिस्तान की सड़क पर मुड़े, तो मौसम में हल्की हल्की हवा चलने और बिजली चमकने से पुरस्कारियत पैदा हो गई। कब्रिस्तान के करीब ही गौरकन का मकान था। गौरकन को साथ लिया। गौरकन ने खोदने वाली कुदाल और एक टॉर्च हाथ में पकड़ी हुई थी। कब्रिस्तान के गेट में दाखिल होते ही जब बिजली चमकी तो एक लम्हे के लिए उनको कब्रों की तवील कतार नजर आई। उन दोनों के दिल खौफ से धड़क उठे और जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। बासित ने एक लम्हे के लिए सोचा कि वापस चला जाए, मगर फिर दोस्त ने साथ होने का हौसला दिया। हौसला पाकर वह भी आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान के दरख्त चमकती हुई बिजली में नजर आ जाते, वरना उनके साए गहरे काले रंग के लग रहे थे, जैसे बहुत से चुड़ैलें एक साथ खड़ी हों। कुछ दूर चलने के बाद गोरकन बोला, साहब ये कब्र किसी वहीद साहब की है और मैंने देखा है कि इसके वारिस इसकी देखभाल को बहुत ही कम आते हैं, तो मैं आपको इसकी खोपड़ी निकाल देता हूँ। ये कहकर वो अपना बेलचा जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था उससे कब्र की मट्टी हटाने लगा। आप ये टॉर्च सिर्फ इस कब्र पर रखिए, यहां वहां रोशनी ना करना, गौरकन ने हिदायत देते हुए कहा। बासित एक जानिब खड़ा ये खौफनाक कब्रिस्तान देख रहा था। डर के मारे उसका पसीना छूट रहा था। कब्र के अंदर देखने की उसकी हिम्मत न हो रही थी। उसने वक्त काटने के लिए गौरकन से सवाल किया, कमरदीन, तुमको डर नहीं लगता कब्रिस्तान में? साहब, अगर हम डर गए तो हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? हमारे बाप दादा का यही काम है जो अब मैं कर रहा हूं। कुछ देर के बाद गौरकर ने जब अपना हाथ कब्र से निकाला तो उसके हाथ में खरबूजे की तरह पकड़ी हुई खोपड़ी देखकर बासित और जमील घबरा गए। गौरकर ने अपनी जेब से कपड़े का थैला निकाला। इंसानी खोपड़ी को खरबूजे की मानिंद उस थैले में डाल दिया। फिर वो थैला एक साइड पर रखकर कब्र को बंद करने लगा। कुछ वक्त की मेहनत के बाद कब्र बंद हो गई। तब गौरकर ने मट्टी फिर से कब्र पर डाल दी और वो हाथ झाड़ता हुआ कहने लगा, लो साहब, अपनी मतलूबा चीज। जमील उस थैले को हाथ में पकड़ते हुए भी घबरा रहा था, मगर हौसला करके जैसे ही उसने थैला पकड़ा तो उसको लगा जैसे उसने अपनी जिंदा सलामत खोपड़ी पकड़ी है। उसके जिस्म में गर्मी सी भर गई थी। गर्मी लगने का सिलसिला जल्द ही खत्म हो गया, मगर उन दोनों के दिल अब भी घबराहट महसूस कर रहे थे। गौरकन के मकान तक आने पर उसने उसको बाकी 500 रुपए पकड़ा दिए। बाइक स्टार्ट करके खोपड़ी वाला थैला मोटरसाइकिल की एक जानिब लटका दिया। बासित के घर पहुंचने पर जमील ने खोपड़ी बासित को पकड़ा दी। पहले बासित डरता रहा, मगर जब जमील ने उससे कहा कि तुम्हारे पास लॉक वाली अलमारी है, तुम इसको अलमारी में रखकर लॉक लगा देना। मेरी अलमारी का लॉक खराब है, इसको कोई भी देख सकता है। ये वजह सुनकर बासित खोपड़ी अपने पास रखने पर आमादा हो गया। घर के अंदर जाकर उसने सबसे पहले थैला अलमारी में रखकर लॉक लगा दिया। खाना वगैरह खाकर वह सोने ही जा रहा था कि अचानक उसको जोरदार चीख सुनाई दी। वह घबराकर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसके बड़े भाई अपने छोटे बेटे को जमीन से उठाते हुए दिखाई दिए। क्या हुआ भाईजान? वह घबराकर बोला। इसी वक्त इसको अपने भतीजे के सर से खून निकलता दिखाई दिया। ये क्या हुआ भैया? वो चिल्लाया। जल्द ही उसको मालूम हो गया कि उसका भतीजा सहन से अंदर बरामदे में दाखिल हो रहा था कि उसके सर पर छत से सीमेंट का टुकड़ा टूटकर आ लगा,
جس کی وجہ سے اس کے سر پر چوٹ آئی۔ فٹافٹ محلے کے مقامی ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس نے بچے کو اپنے کلینک پر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ خدا کا شکر ہے کہ سر کی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ باسط خدا کا شکر ادا کرتا اپنے کمرے میں آ گیا کہ بچہ بچ گیا ہے۔ کمرے میں آ کر اس کو عجیب سا خیال آیا کہ جمیل اور اس نے چونکا مردے کی کھوپڑی نکالی تھی تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بچے کو جو چوٹ لگی ہے۔ کیا یہ کوئی عذاب ہے یا مردے کا انتقام؟ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر جمیل کا فون آنے لگا۔ جمیل نے سب سے پہلے ننھے میاں کی خیریت معلوم کی۔ تبھی باسط نے اس کو اپنا یہ خیال بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ مردے کی روح ہم سے بدلہ لے رہی ہو، جبھی تو اس کے بھتیجے کے سر پہ چوٹ لگی ہے۔ ارے یار، تم مجھے مردے اور روحوں سے ڈرا رہے ہو؟ جناب باسط صاحب، مستقبل کے ڈاکٹر، اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم آگے ڈاکٹری کیسے کرو گے؟ تم تو اپنے مریض کو دیکھ کر اگر وہ کسی وجہ سے مر گیا اسپتال سے بھاگ جاؤ گے۔ جمیل باسط کی بات پر دل کھول کر ہنسا۔ کھوپڑی نکال کر سامنے رکھ کر اس کی ساخت پر غور کرنے کا منصوبہ میرا تھا۔ اگر مردے کو انتقام لینا ہوتا یا ڈرانا ہوتا تو مجھ کو ڈراتا۔ جمیل کو کیا معلوم تھا کہ وہ جن باتوں کا مذاق کیا جا رہا تھا تقدیر بہت جلد ان کو سچ کرنے والی ہے۔ اوکے، گڈ بائی ڈاکٹر باسط، کل ملیں گے۔ میں 10 بجے آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ باسط نے بھی فون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا اور پھر وہ یہ سوچتے سوچتے سو گیا کہ میں بلا وجہ ڈر رہا ہوں۔ بھلا جو زمانہ آج کل کا ہے، اتنے جدید دور میں روحوں اور مردوں کا کیا ڈر؟ باسط کا فون ایک زوردار آواز سے بج اٹھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ آگے بڑھا کر یہ دیکھے بنا کہ اس سخت خراب موسم میں اس کو کون کال کر رہا ہے، فون کو آف کر دیا اور سو گیا۔ ابھی اس کو سوئے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ اس کے بڑے بھائی کی بوکھلائی آواز نے باسط کو جگا دیا۔ کیا ہوا بھیا؟ تم جلدی سے باہر آؤ، جمیل کی طرف جانا ہے۔ جمیل کی طرف؟ کیوں، کیا ہوا؟ ابھی تو صبح کے 3 بجے ہیں بھیا۔ باسط، سوال مت کرو، لگتا ہے تمہارا دماغ ابھی تک سو رہا ہے۔ تم کو جمیل کے ابا نے فون بھی کیا تھا مگر تم نے فون آف کر دیا۔ تب انہوں نے ایمرجنسی میں ہمیں اطلاع دی۔ جمیل اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بھیا نے ایک بم باسط کے اوپر گرا دیا۔ جمیل؟ جمیل کو کیا ہوا بھیا؟ وہ جنونی انداز سے چلایا۔ صبر کرو میرے بھائی۔ جمیل رات کمرے میں سویا تھا کہ اچانک اس کے کمرے سے زوردار آواز آئی تو اس کے دونوں بھائی اور ابا اس کے کمرے میں جب گئے تو انہوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا کہ کمرے کی چھت سے پنکھا ٹوٹ کر جمیل کے سر پہ لگا اور جمیل بیچارہ سوتے میں ہی اپنی کھوپڑی ٹوٹ جانے سے دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ باسط نے یہ ہولناک بات سنی تو اس کا دل بھی ڈولنے لگا۔ بے ہوش ہوتے ہوتے اس کے دماغ میں صرف یہ بات چل رہی تھی کہ جس مردے کی کھوپڑی انہوں نے نکالی تھی آخرکار اس نے جمیل سے اپنا انتقام لے لیا۔ اب اس کی باری ہے۔ جمیل کی کھوپڑی تو ٹوٹ چکی ہے اور وہ دنیا چھوڑ گیا مگر اب وہ مردہ اس کو بھی نہ چھوڑے گا۔ جب باسط کو ہوش آیا تو اس کے عزیز ترین دوست کا جنازہ تیار تھا۔ اگرچہ اس کی طبیعت بہت خراب تھی مگر اس نے ضد کر کے اپنے دوست کی ڈیڈ باڈی دیکھی۔ چہرہ تو کپڑے کے نیچے چھپا دیا گیا تھا کیونکہ کھوپڑی کی ہڈی ٹوٹ جانے سے چہرہ دیکھنے کے قابل نہ رہا تھا۔ اتفاق دیکھیں کہ جمیل کا جنازہ بھی اسی قبرستان میں گیا جہاں سے 24 گھنٹے پہلے کھوپڑی نکال کر لے گیا تھا اور اس کی قبر بھی اسی قطار میں تھی جس کے شروع میں جمیل اور باسط ایک پرانی قبر سے کھوپڑی نکال کر لے گئے تھے۔ جمیل کے جنازے پر باسط کو نہ لے کر جایا گیا کہ بے پناہ صدمے سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ جمیل کی المناک موت لوگوں کے لیے تو پنکھا گرنے کی وجہ سے ہوئی مگر صدمے سے گمسم باسط اچھی طرح جانتا تھا یہ پنکھا بھی مردے کے انتقام کی وجہ سے گرا تھا۔
और गिरा भी ठीक उसी जगह। जमील की मौत के 3-4 दिन बाद बासित की तबीयत कदरे बेहतर हुई तो उसने खोपड़ी वाला थैला अलमारी से निकाला। तब अचानक उसको महसूस हुआ कि खोपड़ी की आंखों की जगह से रोशनी निकल रही है। उसने बाहर आकर बाइक स्टार्ट की, घर वालों से बहाना बनाकर कब्रिस्तान वाले सड़क की जानिब आ गया। कब्रिस्तान में आकर उसने जब गौरकन को तलाश किया तो मालूम हुआ कि वो कब्रिस्तान के जनूबी कोने में काम कर रहा है। बासित का ये प्रोग्राम था कि आज वो खोपड़ी दे जाए और 3-4 दिन तक आकर जमील की कब्र पर बैठकर काफी देर तक कुरान पाक पढ़े। गौरकन जैसे ही उसको मिला, पहले तो उसने जमील की अलमनाक मौत पर अफसोस का इजहार किया। फिर जब बासित ने उसको खोपड़ी रात को फिर से कब्र खोदकर उसमें रखने का कहा तो वो हैरान हुआ कि ये तो आपको मेडिकल के काम के लिए चाहिए थी, आप वापस क्यों रखनी है? उसने पूछा। बासित ने बहाना बनाते हुए कहा कि उसको अब कॉलेज वालों ने अपने पास से इंसानी ढांचे के हिस्से दे दिए हैं, तो ये अब उसको दरकार नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खोपड़ी वापस कर रहे हैं। ये तो जमील साहब के बार बार कहने और वाकफियत की वजह से मैंने निकाल दी थी, वरना ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है कमरदीन, तुम ये खोपड़ी वापस रख दो और ये रखो 500 रुपए। तुम आज रात ही कब्र को खोलकर इसको अंदर रख देना और मेरे नंबर पर इसको मुर्दे के पास रखकर एक तस्वीर बनाकर मुझे अरसाल कर देना ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। ओके साहब। गौरका ने थैला और 500 रुपए पकड़े और उनको अपनी बैठक की अलमारी में रखने को चल पड़ा। उधर बासित कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करके जब वापस को मुड़ने लगा तो उसे एक कब्र का कतबा दिखाई दिया, जिसको देखकर उसके दिल की धड़कन बंद होने लगी। बिल्कुल नई नई कब्र के कतबे पर लिखा था, जमील अजहर, वल्द अजहर शेख, तारीख वफात 28 जुलाई। ये ताज़ा कब्र खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी।